हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। एक टॉपिक है सिजोफ्रेनिया, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 6 का टॉपिक है ये। और इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आइए। तो सिजोफ्रेनिया इज अर्लियर नोन एज डिमेंशिया प्रोक्स। तो ये सिजोफ्रेनिया को डिमेंशिया प्रोक्स के नाम से भी जाना जाता था पहले से। और ये क्या है कि जो द सिजोफ्रेनिया वर्ड डिस्कवर बाय द स्विस साइकेट्रिस्ट, यानी जो सिजोफ्रेनिया वर्ड है इसको डिस्कवर किया गया स्विस साइकेट्रिस्ट के द्वारा। और कब किया गया? 1908 में। सिजोफ्रेनिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। सिजोफ्रेनिया इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। और सिजोफ्रेनिया जो ग्रीक वर्ड है उससे डेराइव किया गया है। और सीजो सीजो मीन्स होता है स्प्लिट, स्प्लिट मतलब आत्मा। और इसका एक है फ्रेनिक, फ्रेनिक मीन्स होता है माइंड, यानी सीजोफ्रेनिया। और इसमें अगर इंसिडेंट की बात करें तो 1000 पॉपुलेशन के अंदर एक केस मिलेगा आपको सीजोफ्रेनिया का। आइए अब देखते हैं डेफिनेशन। सीजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन विच डिस्टर्बेंस ऑफ द थिंकिंग, इमोशन एंड बिहेवियर। सीजोफ्रेनिया एक ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो मेंटल डिसऑर्डर का एक सीजोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर डिस्टर्बेंस ऑफ द थिंकिंग, यानी थिंकिंग के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, इमोशंस में डिस्टर्बेंस आता है और बिहेवियर में डिस्टर्बेंस आ जाता है इसमें। और जो ये सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया इज रेफर्स टू एज अ मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टर्बेंस ऑफ द मूड, थिंकिंग एंड मोटर एक्टिविटी। जो सिजोफ्रेनिया रेफर टू एज अ मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय द, जो सिजोफ्रेनिया कैरेक्टराइज बाय जो होता है डिस्टर्बेंस ऑफ द मूड, यानी मूड के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसमें थिंकिंग आती है, थिंकिंग जो थिंकिंग होती है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। और मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी भी डिस्टर्बेंस हो जाता है इसमें भी। और सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि इसके अंदर जो रियलिटी और नॉन रियलिटी, उसके अंदर सेपरेशन आ जाता है इस कंडीशन के अंदर। जैसे ये नॉन रियलिटी एंड रियलिटी। अब इसमें इंसिडेंस की बात करते हैं तो सिजोफ्रेनिया इज इक्वल इक्वल प्रिवेंट मैन एंड वुमन। यानी जो सिजोफ्रेनिया होता है वो इक्वली प्रिविलेंट इन मैन एंड वुमन, यानी आदमी और औरत दोनों के अंदर समान रूप से पाया जा सकता है, हो सकता है सिजोफ्रेनिया। फिर आता है आपका नेक्स्ट, सिजोफ्रेनिया मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। और जो सिजोफ्रेनिया मोस्टली किन किन के अंदर देखा जाता है तो ये प्रेजेंट होता है लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के अंदर, जिनका सोशियली और इकोनॉमिक जो ग्रुप होता है वो कमज़ोर होता है, तो उन व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर एज की बात करते हैं तो हम इसमें क्या होता है, ऑनसेट 15 से 25 साल के मैन और 25 से 35 साल की जो फीमेल होती है, वुमेन्स होती है, उनके अंदर मोस्टली देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया। फिर हम कोजेज और इटियोलॉजी की बात करें तो ये क्या है, इंक्रीज डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर लेवल। इसमें क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल कोज में जो डोपामाइन और न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ा देता है ये बायोलॉजिकल कोजेज। और फिर आपका आता है क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, 47% रिस्क ऑफ द मोनोजाइगोटिक चाइल्ड। और इसमें क्या होता है, 47% मोनोजाइगोटिक चाइल्ड के अंदर रिस्क होता है, 8% रिस्क होता है रिलेटिव हैज मेंटल डिसऑर्डर। और जो कि रिलेटिव्स, अगर कोई भी रिलेटिव्स है, अगर किसी भी पेशेंट का ऑलरेडी मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको भी चांसेस हो सकते हैं, 8% रिस्क हो सकता है। फिर आता है आपके 12% डाइजाइगोटिक चाइल्ड। और जो डाइजाइगोटिक चाइल्ड होते हैं उनके अंदर 12% रिस्क होता है इसका बायोलॉजिकल कॉजेज में। फिर 70% सीजोफ्रेनिया प्रॉब्लम बाय द जेनेटिक फैक्टर, और 70% सीजोफ्रेनिया जेनेटिक फैक्टर्स के कारण होता है। फिर इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉजेज के अंदर क्या होता है,
ये होता है मैटरनल डेप्रिवेशन। मैटरनल डेप्रिवेशन के कारण भी हो सकता है लैक ऑफ द लव एंड अफेक्शन विद द मदर, यानी माँ का प्यार की कमी के कारण, और अफेक्शन विद मदर, और माँ का बच्चे के साथ में जो अफेक्शन होता है तो उसका, यानी अफेक्शन या फिर अट्रैक्शन, लगाव कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है किसी भी व्यक्ति को। फिर आपका नेक्स्ट है डेथ ऑफ द मदर इन चाइल्डहुड, और किसी की बाल्यावस्था में, अगर किसी चाइल्ड एज के अंदर अगर किसी की माँ का एक्सपायर हो जाती है माताश्री, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है सिजोफ्रेनिया। ओवर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, यानी किसी भी बच्चे का प्रोटेक्शन अगर अत्यधिक आवश्यकता से अधिक किया जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है सिजोफ्रेनिया। फिर आपका नेक्स्ट है स्ट्रिक्टनेस विद द चिल्ड्रन, और अगर कोई भी बच्चा है तो उसके साथ में अगर आवश्यकता से अधिक स्ट्रिक्टनेस दर्शाई जाए या स्ट्रिक्टनेस की जाए तो उसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है आइसोलेशन एंड ब्रोकन फैमिली, यानी अगर किसी व्यक्ति को अपनी फैमिली से आइसोलेट कर दिया और अपने परिवार से वो टूटा हुआ है, तो उसके बिखरा हुआ है अपने परिवार से, तो उसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया की कंडीशन हो सकती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फैमिली, और फैमिली का अगर डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है सिजोफ्रेनिया। फिर नेक्स्ट है आपका ओवर क्राउडिंग, यानी अत्यधिक भीड़ वाला इलाका है या अत्यधिक आवश्यकता से अधिक भीड़ है लोगों की बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया कंडीशन हो सकती है किसी भी व्यक्ति को। फिर आपका होता है नेक्स्ट है अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट एंड चाइल्ड, यानी बच्चे और पेरेंट्स के बीच में अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप है तो उसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया कंडीशन हो सकती है। फिर आपका नेक्स्ट है प्रेसिपिटेटरी कोजेज, तो आपके नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, और फिर इसमें है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी ये देखने को मिल सकता है सिजोफ्रेनिया। डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कि कोई भी वायलेंस का केस है कि प्रताड़ना या फिर फोर्सफुली किसी को कि, किसी व्यक्ति को मतलब कि बिना किसी वजह के प्रताड़ित किया जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण भी सिजोफ्रेनिया की कंडीशन हो सकती है, यह भी एक कोजेज है। फिर इसके बाद में आता है फैमिली डिसरप्ट, यानी फैमिली, अगर कोई भी फैमिली है तो उसके अंदर डिसरप्ट हो रहा है तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकली ये सिजोफ्रेनिया हो सकता है। फिर आपका होता है ये पेरिनेट पेरिनेटल रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं इसके कारण। अब पेरिनेटल रिस्क फैक्टर के बात करें तो इसके अंदर आता है मैटरनल इन्फ्लुएंजा हो गया, सीवियर चाइल्डहुड एब्यूज हो गया, फिर बर्थ वियरिंग विनर सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, और अदर कोजेज के अंदर आ गया जैसे पोवर्टी यानी गरीबी हो गई, हेड इंजरी, अगर किसी को कोई भी हेड इंजरी हो गई किसी एक्सीडेंट वगैरह किसी भी कारण से, तो उसकी वजह से जो प्रेनिया कंडीशन अराइज हो सकती है। फिर आपका होता है एक्सीडेंट, यानी कोई भी एक्सीडेंटल केस हो गया यानी वही इंजरी वगैरह हो गई, तो उसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिक कंडीशन हो सकती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ द सिजोफ्रेनिया, तो सिजोफ्रेनिया के टाइप्स कौन कौन से होते हैं तो उनकी बात करते हैं। तो सिजोफ्रेनिया दो प्रकार का होता है, जैसे कि टिपिकल सिजोफ्रेनिया और सेकंड होता है एटिपिकल सिजोफ्रेनिया। तो टिपिकल सिजोफ्रेनिया के अंदर देखते हैं हम, तो इसमें इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स इज हाई, इसमें क्या होता है जो सिम्टम्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है। फिर सेकंड है रिकवरी स्लो होती है इसमें एटिपिकल सिजोफ्रेनिया में। फिर इसके अंदर ये जो टाइप्स अंडर टिपिकल टिपिकल सिजोफ्रेनिया के कौन कौन से टाइप्स हैं अंडर टिपिकल सिजोफ्रेनिया में, तो इसमें आता है सिंपल सिजोफ्रेनिया हो गया, और इसमें नेक्स्ट आता है आपका हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, फिर थर्ड आता है पेरेनोइड सिजोफ्रेनिया, फिर फोर्थ आता है अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, फिर नेक्स्ट आपका केटेटोनिक सिजोफ्रेनिया, फिर एटिपिकल सिजोफ्रेनिया ने इसमें एटिपिकल सिजोफ्रेनिया में क्या क्या होते हैं तो वह भी, तो एटिपिकल सिजोफ्रेनिया में क्या होता है जो इंटेंसिटी होती है सिम्टम्स की तो वो स्लो हो जाती है इसमें, और रिकवरी फास्ट हो जाती है इसमें।
तो इसके टाइप्स अंडर एटिपिकल सिजोफ्रेनिया, तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आता है रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया आ गया, जुवेनाइल और चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया हो गया, लेट सिजोफ्रेनिया हो गया इसमें, और लेटेंट सिजोफ्रेनिया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल सिजोफ्रेनिया। तो इसमें क्या होता है कि ऑनसेट 15 टू 20 ईयर ऑफ द एज। तो ये क्या है कि 15 से 20 साल की एज में होता है ये वाला सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया। फिर आपका नेक्स्ट है नेगेटिव सिम्टम आर प्रेजेंट, और इसमें क्या होते हैं कि जो सिम्टम्स है वो नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका पॉजिटिव सिम्टम्स आर अपसेंट, और इसमें क्या है कि पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं वो अपसेंट होते हैं। ईसीटी इज नॉट इफेक्टिव इन सिंपल, और इसमें जो ईसीटी होता है तो वो इफेक्टिव नहीं होता सिंपल में, सिंपली। और प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसमें प्रोग्नोसिस वेरी पुअर होता है, और इसमें क्या है मोर इंसिडेंट इन मेल, और जो ये सिंपल सिजोफ्रेनिया है ये मोस्टली अत्यधिक या फिर ज़्यादातर मेल्स के अंदर पाया जाता है। फिर इसके बाद हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया की बात करते हो तो इट इज ऑल्सो नोन एज डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। तो ये क्या है कि डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑन से 20 to 25 ईयर ओल्ड, और ये मोस्टली 20 से 25 साल की एज के अंदर होता है, देखने को मिलता है। इट इज ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, और इसमें क्या है कि ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर देखने को मिलता है। इनअप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन, फ्लैट और इनअप्रोप्रिएट इमोशनल रिएक्शंस देखने को मिलती है इसमें। अगर हम इसमें जो नेक्स्ट बात करें तो इसमें पेशेंट बिहेव्स एज ए चाइल्ड, और इसमें जो बच्चा है या पेशेंट है तो वो बच्चे की तरह व्यवहार करता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे फिंगर बाइटिंग हो गया, जैसे अंगूठा अंगूठा या फिर अंगुली को चबाना हो गया, या फिर मास्टरबेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन, यानी और जो बच्चे होते हैं तो वो मास्टरबेशन करते हैं सेक्स ऑर्गन्स के साथ में। फिर उसके बाद में आता है एक्सेबुलेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन। तो ये जो एक्सेबुलेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, इन सेक्स ऑर्गन्स का एक्सेबुलेशन करते हैं, बैरियर बिहेवियर। और नेक्स्ट बात करें तो बेजायर बिहेवियर करते हैं। और फिर इसके बाद में इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और लेक ऑफ हाइजीन हो गया। फिर इसके बाद में बात करते हो यूरिन और स्टूल पासिंग इन क्लोसी, यानी जो यूरिन और स्टूल है वो क्लोसियन कपड़ों के अंदर ही पास कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका ओड स्पीच। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ द सिजोफ्रेनिया द मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है इसमें। फिर आपका है ईसीटी इज नॉट इफेक्टिव, और इसमें क्या होता है कि ईसीटी इफेक्टिव नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आप हम बात करें तो केटोटोनिक सिजोफ्रेनिया। केटोटोनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, केटोटोनिक सिजोफ्रेनिया इज एन एक्यूट onset disorder in which disturbance of the psychomotor behavior, यानी इसमें क्या होता है कि जो साइकोमोटर बिहेवियर होता है उसके अंदर onset डिस्टर्बेंस हो जाता है इसमें। फिर हम इसमें नेक्स्ट बात करें तो ऑनसेट, ये जो 15 से 25 साल के जो बच्चे होते हैं या फिर अडल्ट होते हैं तो उनके अंदर देखने को मिलता है ये। फिर नेक्स्ट बात करें तो हम द वर्ड केटाटोनिक मीन्स केटा डिस्टर्ब। तो इसका जो मीनिंग होता है यानी अर्थ होता है इसका केटाटोनिक का, तो केटा मतलब होता है डिस्टर्ब, और टोनिक मीन्स होता है मसल टोन, यानी मसल टोन के अंदर डिस्टर्बेंस होना केटाटोनिक डिस्टर्बेंस या फिर केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया कहलाता है। फिर इसमें नेक्स्ट बात करें तो ईसीटी इज मोस्ट इफेक्टिव इन केटाटोनिक, और जो ईसीटी होता है तो ये मोस्ट इफेक्टिव होता है केटाटोन। और इसमें रिकवरी की बात करते हैं तो रिकवरी पॉसिबल होती है रेपिडली। फिर नेक्स्ट केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया टाइप्स, केटाटोनिक एक्सिटमेंट। फिर आपका है पेशेंट शो द मैनिक पेशेंट लाइक सिम्टम्स। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज द साइकोमोटर एक्टिविटी, और जो साइकोमोटर एक्टिविटी है पेशेंट की वो इंक्रीज हो जाती है। पेशेंट इंजर्ड टू सेल्फ और अदर, यानी जो पेशेंट होता है वो खुद को और अदर्स को भी इंजर कर सकता है इसमें। फाइट ऑफ आइडिया, और जो पेशेंट होता है उसमें फाइट्स के यानी लड़ाई झगड़े के आइडियाज आते रहते हैं। डिल्यूजन ऑफ द
ग्रेंडेंसिटी, जो मतलब ये डिल्यूजन हो जाता है इसमें पेशेंट में। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट है पेशेंट्स शो डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स, जो मतलब पेशेंट्स के अंदर डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सुसाइड टेंडेंसी आ जाती है, यानी सुसाइडल थॉट्स आती है पेशेंट को। फिर इसमें आता है ऑडिटरी हेलुजिनेशन, और इसमें क्या होता है, जो हेलुजिनेशन हो जाता है ऑडिटरी, यानी अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है, या फिर कोई भ्रम हो रहा है, उसको हेलुजिनेशन हो रहा है, मतलब इंसान को ऐसा लगता है उस पेशेंट को है कि उसके बारे में कुछ बोल रहा है कोई। फिर आता है लॉस ऑफ द मसल टोन, यानी इसमें क्या होता है कि मसल टोन का लॉस हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें तो पेरिनोइड सीजोफ्रेनिया। पेरिनोइड सीजोफ्रेनिया में क्या होता है, ऑल्सो नोन एज द क्रोनिक सीजोफ्रेनिया, यानी जो पेरिनोइड सीजोफ्रेनिया है उसको क्रोनिक सीजोफ्रेनिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये मोस्टली कॉमन टाइप ऑफ द सीजोफ्रेनिया, और जो ये क्रोनिक सीजोफ्रेनिया है, पेरिनोडिक सीजोफ्रेनिया मोस्टली कॉमन टाइप सीजोफ्रेनिया होता है। और इसमें क्या होता है, डिल्यूजन थिंकिंग एबनॉर्मेलिटीज आर मोस्ट कॉमन प्रेजेंट, और इसमें जो डिल्यूजन एबनॉर्मेलिटीज होती है तो वो मोस्ट कॉमन पाई जाती है इसमें। फिर अब इस ये क्या है कि ऑनसेट 30 ईयर ऑफ द एजेस ऑफ ग्रुप, यानी ये क्या होता है कि ये लगभग 30 साल की एज वाले जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति या औरत पेशेंट्स होते हैं, तो उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है मोस्टली ये पेरिनोड सिजोफ्रेनिया। फिर इसमें आता है पेशेंट ऑलवेज सपोर्टेड बाय द अदर्स, और इसमें क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं तो वो ऑलवेज दूसरों के सपोर्ट की आवश्यकता होती है उनको। फिर आता है ईसीटी इज लेस इफेक्टिव, और इसमें क्या होता है, ईसीटी लेस इफेक्टिव होती है। फिर आपका है नेक्स्ट है अनडिफरेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया। अब अनडिफरेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया में क्या होता है, तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने के लिए, नर्सिंग के किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, और कमेंट भी कर दिया करो कौन सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लाना है, कौन सा नहीं लाना। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें साथ में। थैंक यू।